औद्योगिकरण के युग के अंतर्गत आज के वीडियो में हम लोग उपनिवेशों में औद्योगिकरण इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि उपनिवेश का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार करता है और इसके पीछे जो उद्देश्य होता है कि दूसरे देश के संसाधनों पर अपना अधिकार करना, तो ये जो नीति होती है इसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक नीति। यानी कि एक देश दूसरे देश के संसाधनों पर अधिकार करने के लिए जब उसके ऊपर आक्रमण करता है और उस पर अपना अधिकार कर लेता है तो इस नीति को औपनिवेशिक नीति कहा जाता है। और इसी नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार किया। तो हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत हैं कि उपनिवेश यानी कि भारत, औद्योगिकरण का भारत के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम उस युग की बात करते हैं जब भारत जो है पूरी तरीके से उपनिवेश नहीं हुआ था, या फिर हम लोग कह लें कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। तो मशीनी युग से पहले यानी कि औद्योगिकरण से पूर्व के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में बनने वाले सूती और रेशमी कपड़ों की डिमांड काफ़ी अधिक थी। और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि भारत में जो कपास का उत्पादन होता था तो कॉटन फाइबर जो होता था, कपास के रेशे, वह काफ़ी बारीक यानी महीन हुआ करता था। जबकि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जो कपास का उत्पादन होता था उसके फाइबर्स काफ़ी मोटे होते थे। क्योंकि भारत का कपास काफ़ी महीन होता था तो इससे बारीक कपड़ों का उत्पादन होना संभव था और जिसके कारण इसकी गुणवत्ता अच्छी होती थी और पूरे विश्व में भारत में बनाए गए कपड़ों की डिमांड थी। और यूरोप जो है भारत से कपड़े का आयात करता था, यानी भारत के व्यापारी ब्रिटेन में कपड़े बेचते थे। और यह जो मार्ग था स्थल और जल दोनों मार्ग के रूप में था। पहले हम स्थल मार्ग की चर्चा करें तो खास करके अर्मेनिया और फारस के सौदागरों की बात की गई है जो कि यूरोप के पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं और ये पंजाब, अफ़गानिस्तान, पूर्व मध्य एशिया के मार्ग से भारत में पहुंचते थे। यानी हम लोग कह लें भारत से पंजाब जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में है, वहाँ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद फारस, फिर मध्य एशिया और फिर उसके बाद यूरोप। तो इस क्रम में एक स्थल मार्ग भारत और यूरोप के बीच में बना हुआ था। इसके अलावा भारत और यूरोप के मध्य व्यापार के लिए जलीय मार्ग भी था। वह जलीय मार्ग कई जगहों से होता था। एक सबसे महत्वपूर्ण था सूरत। तो सूरत जो कि गुजरात में स्थित है, तो सूरत के बंदरगाह के स्थित भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों के द्वारा जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत खाड़ी इट मीन्स अरब सागर। तो सूरत जो है वह भारत खाड़ी यानी अरब सागर और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था जिसके माध्यम से व्यापार होता था। दूसरा जो था कोरोमंडल तट, कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु का तट, जहाँ से मछलीपट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और बंगाल में हुगली नदी के तट पे। इस तरीके से भारत जो है व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों मार्गों से भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच व्यापार होता था। और यह जो व्यापार होता था कहा जाता है, ये व्यापार एक नेटवर्क था। इस नेटवर्क में बुनकर, भारतीय व्यापारी और विदेशी व्यापारी तीनों शामिल थे। तो विदेशी व्यापारी मतलब कौन? जो भारत से सामान ले जाते थे, यानी भारत के सामान को जो निर्यात करते थे। तो ये तीनों का एक क्रम बना हुआ था। इस क्रम में होता क्या था, बुनकर जो सबसे निचला स्तर था कड़ी का, वह कपड़े की बुनाई का काम करता था और भारत के जो व्यापारी होते थे वह इन बुनकरों को एडवांस देते थे, इनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते थे कि आप कपड़े बनाइए और उसके बाद उस बनाए गए कपड़े को जा कर के यह निर्यातकों को जा कर के बेच देते थे। और निर्यातक
समुद्री मार्ग से, स्थल मार्ग से इसे लेकर के यूरोप एवं अन्य देशों में पहुंचते थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक क्रम बना हुआ था, यानी कि भारत के बुनकर, भारत के व्यापारी और निर्यातक, इन तीनों का एक नेटवर्क था, एक चेन था, और इसी के तहत छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक सब मिलजुल करके भारत से बनाए गए कपड़े का निर्यात करते थे। सामान्य शब्दों में कहा जाए, बुनकर कपड़े का उत्पादन करते थे। यह कपड़ा भारतीय व्यापारी खरीदते थे और भारतीय व्यापारी इन कपड़ों को निर्यातकों को बेच देते थे और निर्यातक इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। तो इस परिस्थिति में बुनकरों को भी, भारतीय व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ होता था, क्योंकि अगर बुनकर कपड़े की डिमांड अधिक करते थे, यानी कि अधिक कीमत की डिमांड करते थे, तो उसकी आपूर्ति व्यापारी जो हैं निर्यातकों से कर लेते थे, और निर्यातकों को अगर अधिक खर्च करना पड़ता था तो वह निर्यात के दौरान उससे खर्च वसूल कर लेता था। तो ये एक पूरा क्रम बना हुआ था। लेकिन 1750 के दशक में जब भारत पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन प्रारंभ हो गया, तो भारत के वस्त्र व्यापार का ये जो नेटवर्क था, बुनकरों, व्यापारी और निर्यातक तीनों का यह नेटवर्क क्या हुआ, टूट गया। ये जो विदेशी व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो भारत आने के बाद उसने बिजनेस की एक नई पॉलिसी शुरू की, वह थी इजारेदारी, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। इन्होंने स्थानीय शासकों से इजारेदारी प्राप्त की, यानी कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए किसी स्थान से बिजनेस करने का सारा अधिकार वो खरीद लेते थे। तो इस तरीके से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को व्यापारिक अधिकार प्राप्त होने लगा, तो इसका असर ये हुआ कि भारत के उन क्षेत्रों पर जहाँ पर व्यापारिक एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, वहाँ पर भारत के बुनकर, व्यापारी, निर्यातक, इन तीनों को काम करने का अवसर समाप्त होने लगा। यानी कि ब्रिटेन की कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इजारेदारी मिलने से भारत का जो नेटवर्क था वह टूट गया। भारत के लोगों को भारत के जो व्यापारी थे उनके जगह पर जो है उनको निर्यात करने में समस्या होने लगी। तो ये एक सारी स्थिति हुई। एक और जो समस्या हुई कि भारत में जो निर्यात का केंद्र था मुख्य रूप से सूरत और हुगली, और इन दोनों जगहों की जगह पर बम्बई और कलकत्ता, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के बाद सूरत और हुगली के जगह पे बम्बई और कलकत्ता से कपड़े से व्यापार का निर्यात करने लगे, और यहाँ से जो बिजनेस होता था वह बिजनेस पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों के द्वारा होता था। और जब व्यापार कंपनी के आने के बाद जब व्यापार के नए केंद्र बने, तो इसका असर क्या हुआ, सूरत और हुगली जैसे जो भारतीय व्यापारियों का जो बंदरगाह था वह व्यापार क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो इस प्रकार से एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार पर, भारत के जो व्यापार नेटवर्क था उस नेटवर्क पर अपना कब्जा कर लिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आता है कि जब भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होने लगा, तो फिर भारतीय बुनकरों की स्थिति क्या रही, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया, तो भारतीय व्यापार का जो नेटवर्क था, बुनकर, व्यापारी और निर्यातक, ये तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत से कपड़ों के निर्यात पर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई, है ना। तो भारत का व्यापार नेटवर्क समाप्त हुआ, लेकिन भारत के कपड़ा निर्यात में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई। तो इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, और ब्रिटेन में भारत से बनाए गए कपड़ों की डिमांड काफ़ी अधिक थी। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर में लाभ प्राप्त करने के लिए भारत के वस्त्र निर्यात को ही प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। इसीलिए
ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम लोग कह सकते हैं कि ये निर्यात, भारत में निर्यात जो था पहले भारतीय व्यापारियों के द्वारा होता था, वह निर्यात अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होने लगा। ऐसी स्थिति में भारत के बुनकरों को और भारत के वस्त्र निर्यात पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। एक और कारण था कि इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, पुर्तगाल, डच इत्यादि कंपनी भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, जिसके कारण सामानों को खरीदने में काफ़ी मोल भाव होता था, बुनकरों को जो है प्रॉफिट प्राप्त करने का मौका मिल जाता था। लेकिन जब 1760 के बाद जब कर्नाटक के ऊपर और बंगाल के ऊपर में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार हो गया, तो उसके बाद भारतीय बुनकरों को मिलने वाला यह लाभ भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो जब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया राजनीतिक रूप से, तो उसके बाद कंपनी ने भारत के व्यापारिक एकाधिकार पर अधिकार करने की योजना बनाई और इस योजना के तहत उसने प्रबंधन और नियंत्रण की नीति को लागू किया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रबंधन और नियंत्रण की नीति के बारे